ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पति प्रियंका और आज हम लोग सेकंड सेशन के साथ यहाँ पे आ चुके हैं आपके लिए वापस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो आपके 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कैसा मार्किंग मैकेनिज्म होने वाला है, कौन से क्वेश्चंस जो है वो इसके लिए आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 टू 53 जो है, ठीक है, आप सबको पता होगा, आपने बोर्ड के पैटर्न वाले पेपर्स जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो उसके हिसाब से 47 टू 53 वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या सिर्फ 53 तक क्वेश्चन है? तो फिर आंसर होगा नहीं, क्योंकि 54th क्वेश्चन जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट वो किस तरीके का होगा, वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो मेजरली आपको 47 टू 53 वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना रहेगा। अब इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो रहेंगे 7। ठीक है, 7 number of question you will be getting in your board exams, out of which you will have to write only 4। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हमको पता है कि कौन से चैप्टर हमें 4 मार्क्स के लिए अच्छे से करके जाना है। तो वो होगा 5, ठीक है, आपका जो 10th चैप्टर है, 17 चैप्टर है और 21 चैप्टर है। तो अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड्स के लिए 5 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेम इसमें से भी 10 में से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 17 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और लास्ट जो एक बचता है, ठीक है, 21 में से एक ही क्वेश्चन आपका बनेगा। इस तरीके का पैटर्न यूजुअली देखा गया है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो जो चीज़ आपको करनी है वो कौन से है? 5th, ठीक है, 10th और 17 आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फॉर दैट मैटर, अगर आपको लग रहा है कि इस बार इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, 21 के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, एटलीस्ट उतना तो आपको करके ही जाना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको वो क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं चैप्टर वाइज, जो हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर करना रहेगा। स्टार्टिंग विद द चैप्टर 5, इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 5th चैप्टर मुझे पता है कि आप लोगों में से किसी ने भी स्किप नहीं किया होगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब आपको उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस जो है वो करने रहेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कि पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है? राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मेटलर्जी। ठीक है, ये मेटलर्जी वाला आपका पहला पॉइंट है 5th चैप्टर के अंदर, आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखने को मिलता है। तो मेटलर्जी वाला पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन भी करना है, जो मैंने 5th नंबर में दे रखा है, कि डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री अचीव्ड बाय एंशिएंट इंडिया, क्या क्या इसके अंदर काम किए गए हैं। ठीक है, कोई अगर आपको फेमस ऋषि दिख रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी का नेम अगर आपको मेंशन वहाँ पे दिख रहा है, तो उन सब चीज़ों को आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री और मेटलर्जी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा सबसे अच्छे तरीके से लिखा जाने वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज योर मेडिकल एंड सर्जरी। ठीक है, इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन के लिए एक्चुअली आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कितना लिखना है, और वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके शायद वो लोग लिख देते होंगे, जिसकी वजह से टाइम की थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलती है। तो अगर हमें इसको 4 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले आप ऋषियों के बारे में लिखिए। ठीक है, जो आपको बुक्स के बारे में मेंशन किया गया है ना, संहितास के बारे में आपको बताया गया है, तो आप महर्षि चरक के बारे में लिखिए पहले। ठीक है, उनके सारे अचीवमेंट्स को एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, पहले पॉइंट के अंदर। फिर दूसरे पॉइंट में आप मेंशन कीजिए दूसरे महर्षि के बारे में। ठीक है, सुश्रुत के बारे में बता दीजिए। तीसरे में आप वाग्भट के बारे में बता दीजिए। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ आपको जो फील्ड्स हैं जहाँ पे कि वो अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं मेडिकल एंड सर्जरी को लेके, वो सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। और लास्टली 4th पॉइंट में आप वेटरनरी साइंस, ठीक है, वेटरनरी साइंस जो है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, आपका आंसर राइटिंग जो है वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 4 मार्कर्स के अंदर आपको ट्राई करना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जितना हो सके जो भी आपके कीवर्ड्स है जो आप यूटिलाइज कर रहे हो आपके आंसर राइटिंग में, उसको अच्छे से अंडरलाइन करो। ठीक है, वो आपके आंसर को और ज़्यादा एनहांस कर देगा, प्रेजेंट बहुत अच्छे से होगा, तो आप इजीली जो है 4 मार्क्स उसके अंदर कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेडिकल एंड सर्जरी वाला क्वेश्चन जो है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ट्राई करना है। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप आंसर को अटेम्प्ट करो।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैथमेटिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिख सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी लोगों के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको बताया गया है, तो उसके अंदर आपको वो चीज़ें जो है वो अच्छे से, ठीक है, अच्छे प्रेजेंटेबल वे में आपको लिखना रहेगा जब भी आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम अगर हम बात करते हैं तो ब्रीफ नोट ऑन वास्तुशास्त्र की बात की गई है, ठीक है। हमको देखने में ऐसा लगता है मे बी ये पूछा नहीं जा सकता है, बट इस बार के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तुशास्त्र है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रख रहा है। तो ये दो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से इसको आपको करके जाना है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमको 6th क्वेश्चन ऐड करना है तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताइए, या तो फिर एस्ट्रोनॉमी ने किस तरीके से, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो 5th चैप्टर के अंदर ये 6 टॉपिक्स जो है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं 10th चैप्टर की तरफ, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं इजीली, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इलेबोरेट करना है, ठीक है, वीट क्रॉप के बारे में। तो क्या क्या लिखोगे? आप सभी को पता है कि वीट क्रॉप के जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्टली आपको एक क्रॉप का नाम दे दिया गया है, ठीक है, एक या फिर 2 क्रॉप के नाम अगर आपको दे दिए गए हैं, इसको आप अटेम्प्ट किस तरीके से करोगे? पहले आपको उसकी स्पेशलिटी के बारे में बतानी है, ठीक है, कि वीट क्रॉप जो है वो किस तरीके का है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर आप लिखोगे क्या टेम्परेचर चाहिए इसको, ठीक है, कौन से ऐसा इलाका है, ठीक है, जहाँ पे कि टेम्परेचर ये होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल की टाइप कौन सी ज़्यादा फेवरेबल होती है, वो सारी चीज़ें आपको सेकंड पॉइंट के अंदर जो है वो मेंशन करनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? नाम लिखोगे, ठीक है, द प्लेसेस वेयर इट इज़ फाउंड, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, आप उसके बारे में मेंशन करोगे। एंड एट द लास्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर उनका कोई इसका पर्टिकुलर क्रॉप का कोई दूसरा नाम आपको दिख रहा है, इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेशलिटी दिख रही है, ठीक है, जैसे कि वीट बोल ऑफ इंडिया हम पंजाब को कहते हैं, तो उसके बारे में आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो। इस क्रॉप का यूटिलाइज करके आप क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो अपने लास्ट पॉइंट के अंदर। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा का पूरा आंसर जो है वो कंक्लूड करना रहेगा अगर आपको वीट क्रॉप या तो फिर कोई भी अदर क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है तो। सेम अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पे शायद वो नहीं दिखा गया है, तो वीट क्रॉप के अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है? पैडी के बारे में। ओके, ये रहा, ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बता दिया गया है? पैडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन करना है हमको। पता है वीट और राइस जो है वो इंडियन ओरिजिन के अंदर एक स्टेपल डाइट में आता है, ठीक है। स्टेपल डाइट का मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इसी चीज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो राइस और वीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम चीज़ आपको पैडी के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। आप पहले लिखोगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर आपको बताना है कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कितनी रेनफॉल इसको चाहिए होती है, इसके अलावा कौन से टाइप ऑफ का सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी के लिए, और फिर कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि इसको हम लोग सबसे ज़्यादा उगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना रहेगा। कोई भी क्रॉप अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप अगर इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके काफ़ी सारे बोर्ड्स के पेपर्स के अंदर ये पूछा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। तो हमको पता है रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में हम कुछ चेंज लाते हैं। कैसा चेंज? पॉजिटिव चेंज अगर हम लोग किसी चीज़ में ला रहे हैं, दैट विल बी नोन एज रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये रिफॉर्म्स जो है वो भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इसके अलावा अगर उनको पूछना रहेगा तो वो आपको क्या पूछेंगे? टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों को ही हमें स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स जो है वो आपको अच्छे से लिखना है।
क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको एक लाइन में, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ 1 लाइन के अंदर आपको एक डेफिनेशन दी गई है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है और टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो आप बता देंगे। और फिर आपको अलग अलग सारे पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस इंडिया लाई है, जिसके थ्रू कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है डेवलपमेंट कर रखा है, उसके बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा। So the questions you don't have to miss is technical and the institutional reforms, बिल्कुल भी आपको skip नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। डिस्क्राइब अबाउट वेरियस कैश क्रॉप्स, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं, ठीक है। कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग कैश क्रॉप के बारे में जान लेते हैं। अब ये कैश क्रॉप्स कौन से हैं, तो आपको पता है ना, ऐसे नाम से आपको याद रखना है जिससे हमको कैश ज़्यादा मिलता है, ठीक है, पैसा ही पैसा जिससे हमको मिलेगा, ऐसे क्रॉप्स जिनकी वैल्यू हमको ज़्यादा मिलती है उसको बेचने पर, ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग क्या कैश क्रॉप्स के अंदर डाल देते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा है कैश क्रॉप्स, तो आप आंसर को कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पॉइंट के अंदर आप ये बताओ कि कैश क्रॉप होता क्या है, ठीक है। सेकेंडली आप सारे नाम को मेंशन कर दो कि कौन से क्रॉप्स इसके अंदर आते हैं। तो भाई इसके अंदर हमारे कॉटन आ जाता है, ठीक है, आपका शुगर केन आ जाता है, इसके अलावा रबर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा टोबैको, ठीक है। जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं कैश क्रॉप्स के अंदर उसको पहले अच्छे से मेंशन कर देंगे। फिर क्या करना है, फिर हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल्स बताएंगे। उठा लो पहले कॉटन को, ठीक है, पहले हम कॉटन को उठा रहे हैं, अंडरलाइन करो अच्छे से और फिर उसके बारे में पॉइंट्स लिखना शुरू करो। सेम जैसे मैंने वीट के अंदर बताया था ना, पहले उसके बारे में थोड़े कैरेक्टरिस्टिक बता दो, टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, रेनफॉल कितना चाहिए और कौन से प्लेसेस के अंदर इसको उगाया जाता है, ठीक है, और अगर कोई स्पेशलिटी दिख रही है तो वो, दैट्स इट, इतने में आपको वो खत्म कर देना है। यही सेम प्रोसेस जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वो बाकी के क्रॉप्स के लिए भी आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है टाइम की कमी है तो आप मेंशन सारे कर दो, ठीक है, उसमें से एक्सप्लेन कोई भी 3 या फिर 4 आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको 4 में से 4 मार्क जो है वो इजीली आप कैरी कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के अंदर, अगर कैश क्रॉप्स वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली नाम देके नहीं पूछा जा रहा है तो कैश क्रॉप्स पूछ लिया। कैश क्रॉप के अलावा कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो 7th क्वेश्चन इसके अंदर आपको ऐड कर देना है अभी, ठीक है। क्या आपको पूछा जाएगा शॉर्ट नोट ऑन वेरियस ऑयल सीड्स, ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा, ऑयल सीड्स के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो दूसरा बन सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से सीड्स है, ठीक है, जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ऑयल सीड के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है, जैसे मैंने कैश क्रॉप्स के बारे में आपको बताया, सेम आपके ऑयल सीड्स के ऊपर पूछा जा सकता है। मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे क्रॉप्स है जिसको कि हम लोग उगाते हैं फॉर द एज अ ऑयल सीड, ठीक है, जिसमें से कि फिर हम लोग फर्दर ऑयल को निकाल सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है कि अगर ऑयल सीड का क्वेश्चन बन रहा है, सबसे पहले आप लोग लिख दोगे कौन से ऑयल सीड जो है उनके नाम आपको जितने भी याद है वो सारे मेंशन कर दोगे। फिर एक एक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा कि पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फिर टेम्परेचर, ठीक है, फिर कितना रेनफॉल चाहिए, ये तो रट ही लेना, यही पैटर्न में आपको आंसर लिखना रहेगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखो, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, ठीक है, स्पेशलिटी है तो वो, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से प्लेसेस के अंदर इसको उगाए जाते हैं, ठीक है। प्लेसेस के अंदर आपको ट्राई करना है कि सारे में, ठीक है, जो कॉमन नेम आपको दिख रहे हैं वही कॉमन 4-5 नेम जो है वो आप याद रख लो, ताकि हर जगह पे आप उसी को लिख सको, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। पहला व्हीट क्रॉप देख लिया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देख लिया, इसके अलावा टेक्निकल रिफॉर्म्स भी आप लोगों को करना है। फिर आ गया कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स के अलावा कौन सा करना है, तो ऑयल सीड्स वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से ऐसे ही 2 क्वेश्चन हमको देखने रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग या तो फिर फार्मिंग मेथड। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छे से चेक करना है कि आपको पूछा क्या गया है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पूछा गया है, ठीक है, या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पूछा गया है, तब आप लोग क्या लिखोगे, जो हमारे 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ना, कि कौन से टाइप्स के आपको फार्मिंग देखने को मिलते हैं। इंटेंसिव हो गया, वेट फार्मिंग हो गया, ठीक है, आपका ड्राई फार्मिंग हो जाता है, जूम कल्टीवेशन हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में इसके अंदर आपको लिखना रहेगा। गौर कीजिएगा, सिर्फ फार्मिंग या तो फिर अगर आपको एग्रीकल्चर दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर दिख रहा है, तब आप ये 6 पॉइंट वाले आंसर को लिखोगे, ठीक है।
अगर उसके आगे भी कुछ लिखा गया है, पेपर को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि आपको फार्मिंग पूछा है या फिर फार्मिंग मेथड्स पूछा है, तो डिटेल में, ठीक है, फार्मिंग मेथड्स में क्या डिफरेंस है ये आपके सेकंड पेज के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर में सेकंड पेज के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। फार्मिंग मेथड्स 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप है भाई? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपके मिक्स फार्मिंग दिख जाता है आपको, और आपको सबसिस्टेंट फार्मिंग जो है वो भी दिख जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से आपको ये तीनों को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अगर फार्मिंग पूछा जा रहा है तो आप वो 6 टाइप्स लिखोगे, और अगर फार्मिंग मेथड आगे दिख रहा है या फिर एग्रीकल्चरल मेथड अगर आपको दिख रहा है तो फिर ये 3 ही टाइप आपको उसके अंदर मेंशन करने रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखना है, पैडी वाला हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, वीट के साथ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, तो वो हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो रहेगा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, ठीक है, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स सबसे पहले आपको बताना है ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, ठीक है, आपको उसके बारे में अगर हिस्ट्री पता है तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री उसके बारे में मेंशन कीजिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन को फ्रेम कीजिए, और फिर आपको आगे बढ़ना है टुवर्ड्स राइटिंग योर पॉइंट्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक में मेंशन किया गया है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेजर जो चैप्टर है, जो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है कि हम लोग ये स्किप करें, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, 5th और 10th चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, 4 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यही दोनों आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो 5th और 10th में से ही आपको चारों के चारों क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो फिर 17 और 21 को हम देखेंगे भी नहीं, ऐसा, ठीक है, बट फॉर द सेफ साइड हमको नेक्स्ट चैप्टर भी देखना पड़ेगा। ओके, तो अब 17 चैप्टर पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। इसके अंदर भी 2 पार्ट है, ठीक है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस बार। सबसे पहला मनरेगा के प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, पता है हम लोगों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट जो है ये है, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर भी आपको क्या करना है, मनरेगा के बारे में बताइए पहले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था, उस ईयर को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर लिखा गया है कि कौन से ईयर में किसने, कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो जिसने कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया था, उसके बारे में आपको मेंशन करना रहेगा। फिर आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताना है, ठीक है, कि क्या है ये एक्ट, क्यों बनाया गया है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बहुत कम करने के लिए, उसके रेशियो को कम करने के लिए मनरेगा जो है वो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 100 डेज का ये लोग आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कितने आवर्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी रहेगी, और इजीली ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर जाते हैं, बच्चों का फेवरेट, ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए सब लोग ये अटेम्प्ट करते ही करते हैं, ठीक है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इजीली बहुत अच्छे से आपको सबसे पहले आपका डेफिनेशन दे देना है, ठीक है, 3 से 4 लाइन का आपका डेफिनेशन है कि इतने से इतने ईयर तक अगर आप अर्ज कर रहे हो कि आपको काम करना है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर ओन आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, एसएस ऑलरेडी लेंथी होता है, तो क्वेश्चन के डिमांड को देखो और उसी हिसाब से आपको अपना आंसर जो है वो फ्रेम करना है। क्या बताया गया है, स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 4 ही आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसके अंदर डिस्क्राइब करना रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के बारे में करना रहेगा। इफ यू वांट सेम करो, पहले आपको क्या करना है इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो हमको 1 मार्क के लिए क्या पूछा गया है, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 मार्क के लिए हमको पहले अनएम्प्लॉयमेंट पूछा गया है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आप बता दो कौन से टाइप्स, ठीक है, बट उसमें से एक्सप्लेन कितने करोगे, सिर्फ और सिर्फ 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही हमसे सिर्फ 4 की गई है, तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, काफी सारे हैं, फ्रिक्शनल है, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, वो सारे के बारे में आप लोग अच्छे से इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, और ये क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एनी 5 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, कोई भी 5 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताना है, इम्प्लीमेंटेड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। दो चीजें याद रखनी है, क्या सबसे पहले हमको क्या बताया गया कि पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है, पॉवर्टी को कम तो करना है बट वो तो कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पीएपी के अंदर आपने पढ़ा होगा ना कि वेज बेस्ड होते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, बट कैसे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लाके। तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको जितने भी स्कीम्स दिख रहे हैं ना, वो स्कीम्स के बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा। कौन से एक दो अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो आप पहले पीएपी के बारे में बता दो थोड़ा बहुत, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं। फिर डायरेक्टली आप स्कीम्स के ऊपर जा सकते हो कि 5 स्कीम्स जो है वो आप उसका नाम लिख दो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो गया, ठीक है, ई नाम योजना हो गया, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला पॉइंट जो है वो आप लोग इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इस तरीके से आपको 5 स्कीम्स जो है वो मेंशन करनी रहेगी डिटेल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट ऑन रीजंस ऑफ पॉवर्टी। पहले ही पेज पे आपको बहुत सारे रीजंस मेंशन्ड ऑलरेडी किए गए हैं, मॉनेटरी सप्लाई हो गया, ठीक है, जो आपको नेचुरल फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, वो सारी चीजें जो वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो इजीली। बहुत सारे हैं, आप नाम सारे के लिखिए और फिर उसके बाद 4-5 जो है, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स को डीपली थोड़ा बहुत आप इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे तो इट विल इजीली कैरी यू 4 मार्क्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, सेम जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा 5 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे, वैसे ही 4 गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में आपको पूछा गया है, बट यहाँ पे क्या बताया गया, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। वहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की गई थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए बताया गया। तो पहला अभी हम लोगों ने देखा, आप इसके अंदर मनरेगा के बारे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि मनरेगा काफ़ी अच्छा रहता है। फिर इसके अंदर आपको मिशन मंगलम के बारे में भी आपकी बुक में मेंशन किया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कि एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी करके या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट करके एक आपको टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर मेक इन इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करना चाहते हो तो उनके बारे में भी 2-3 स्कीम्स आपको उसके अंदर मेंशन की गई है, लाइक डिजिटल इंडिया हो गया, ठीक है, मेक इन इंडिया हो गया, वो सारी चीज़ों को ये 4 पॉइंट में आपको मेंशन करना रहेगा और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से आपको लिखना रहेगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इतना आपको करना है। 17 चैप्टर में ये चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी रहेगी। इसके अलावा आपको क्या पूछ सकते हैं, एक जो टॉपिक आपको इसके अंदर और स्किप नहीं करना है, जिसमें से कि क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, दैट इज वर्ल्ड लेबर मार्केट, ठीक है, वर्ल्ड लेबर मार्केट जो आपका एकदम ही लास्ट पॉइंट आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है, इसको भी आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, याद रखना है और अच्छे से इसको करके जाना है कि इन शॉर्ट ये ऐसा मार्केट ही है जो लेबर का लेन देन करता है और ये वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और वहाँ पे उनको कमा के दे रहे हैं, ठीक है, पैसे यहाँ पे भी आ रहे हैं, नो डाउट। तो इसके अंदर आपको उसी तरीके से लिखना है, एडवांटेजेस भी लिखना है, ठीक है, आपको अपनी कंट्री को देखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से बाकी सब डेटास जो है उसको अच्छे से लिखना रहेगा कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो अगर लेबर बाहर जा रहा है तो हाँ, स्किल्स और डेवलपमेंट सारा वहाँ पे चला गया, बट वो पैसे तो दे रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो पा रहा है। तो उस तरीके से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मेंशन करना रहेगा, पहले डेफिनेशन लिखोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज और फिर क्या क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, उसके बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो 17 चैप्टर के अंदर ये 6 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लास्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज सोशल चेंज। बहुत सारे बच्चों से मैंने यही सुना है कि ये चैप्टर मैम हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है, स्किप मत करो, ठीक है, फॉर अ सेफर साइड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो करके जाओ, ठीक है। इसमें आपको पता है कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने से भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके एथिक्स को जांचेगी कि आपके एथिक्स क्या बोलते हैं, आप उस हिसाब से भी थोड़े बहुत आंसर्स लिख सकते हो। और आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, आर्टिकल्स को भी मेंशन करना रहेगा अगर उसके अंदर बताया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। पहले जुवेनाइल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था तभी मैंने बोल दिया था कि जुवेनाइल राइट्स आपको याद रखना है, कैसे चाइल्ड राइट्स ही है, सिर्फ एक फैंसी सा नाम इसको दे दिया गया है, क्या बोला गया है, जुवेनाइल राइट्स। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जुवेनाइल
जुवेनाइल राइट्स जो है ये क्या है, बेसिकली आपको चाइल्ड राइट्स ही इसके अंदर लिखने रहेंगे, जो आपको 7 to 8 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ना चार्टर के तहत, ठीक है। हमने ये भी किसी से चुराया हुआ है, चुराया नहीं बोलेंगे, उनसे हम लोग इन्फ्लुएंस होके ये चाइल्ड राइट जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो चाइल्ड राइट्स के बारे में आपको लिखना रहेगा, जो भी आपके पॉइंट्स हैं 7 to 8 पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन किए गए। तो याद रखना है जुवेनाइल राइट्स जो है दैट इज नथिंग, वो चाइल्ड राइट्स ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, ठीक है। एल्डरली पीपल को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कौन से ऐसे प्रावधान, ठीक है, प्रोविजंस कौन से ऐसे बनाए गए हैं ताकि उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके और उनका थोड़ा बहुत अच्छा भी हो जाए, ठीक है, उनका वेलफेयर भी हो जाए। तो ये आपको अच्छे से लिखना है। इसके अंदर आपको एक आध दो आर्टिकल दिख जाएंगे, ठीक है, किस तरीकों से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है। घर से निकाल दिया जाता है उनको, ठीक है, ओल्ड एज होम्स में उन लोगों को लेके डाल दिया जाता है, उनके साथ मारपीट करना, ठीक है, हिंसा, वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो है, एट्रोसिटीज़ करना, क्रूअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाएगी। प्रोविजंस क्या क्या बनाए गए हैं, पेंशन स्कीम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट जो है वो ओल्ड एज होम्स बनाती है ताकि वो लोग इजीली वहाँ पे रह सके। इसके अलावा ट्रेन टिकट्स वगैरह पे आपको देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो हाफ कर दिया जाता है, जैसे बच्चों का होता है वैसे ओल्ड एज का भी आपको वैसे ही देखने को मिलता है। तो वो सारे आपको प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए लिखना रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन करप्शन। इजी है, ठीक है। पहले आपको करप्शन के बारे में मेंशन करना है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज करप्शन, ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखना है। और फिर स्टेप्स आपको ऑलरेडी 6 to 7 पॉइंट्स जो है वो आपको मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर गुजरात का भी एक अलग सा रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स जो है वो आपको मेंशन करने रहेंगे, जो भी 5 to 6 स्टेप्स, 6 to 7 स्टेप्स आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। पहले डेफिनेशन और फिर मेजर्स आप लिख के आंसर को कंक्लूड कर दोगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको बताया गया है, एक्सप्लेन द मेजर मेन प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 के अंदर निकाला गया था, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो बेसिक हमको पता है कि अगर आप 6 to 14 ईयर्स में हो, प्राइमरी एजुकेशन आपको लेना मस्ट है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जा रहे हो तो आपको फ्री में शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाएगा, दैट इज द आरटीई एक्ट। अब इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्या क्या मेन प्रोविजन है, क्या क्या इसके अंदर आपको देखना है, ठीक है। टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्कूल का सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द डिफरेंटली एबल्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्या क्या प्रावधान या फिर प्रोविजंस ऐसे अच्छे बनाए गए हैं, बहुत डिटेल में आपको दिया गया, ऑलमोस्ट 2 पेज जितने आपको स्कीम्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, और प्रोविजंस के बारे में भी बताया गया है। और सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ नहीं बोलेंगे, पॉइंट्स दिए गए हैं जो गुजरात स्टेट करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, या तो फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी हम जिनको बोल सकते हैं। तो क्या क्या ऐसे अच्छे अच्छे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिस आउट नहीं करना है, दैट इज शॉर्ट नोट ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपको 3 पार्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। पहला आपको डेफिनेशन दिया गया है कि व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो पहले आप वो लिखोगे। फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो चेक करेंगे, डिमांड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ठीक है। तो नीचे जो आपको लेजिस्लेटिव प्रोविजंस दिख रहे हैं, प्रोविजंस के बारे में आप मेंशन नहीं करोगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और फिर एट द एंड कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, क्या सोच के इसको बनाया गया, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, क्यों करना है, क्यों इसको बनाया गया है, उसके बारे में आपको 4 से 5 पॉइंट जो मेंशन किए गए हैं बुक के अंदर वो आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन 2 जो है वो खत्म होता है, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं वो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि 5, 10 और 17 में से 2-2 क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, बट बोर्ड्स हैं, हम बोल नहीं सकते कि वो 17 या फिर 21 में अगर कुछ एक्सचेंज कर ले, तो फॉर सेफर साइड आप ये जो क्वेश्चन है इतने आपको अटेम्प्ट करके ही जाना है,
ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा मैंने आपको बताया 4 मार्क्स के लिए क्या करना है, आपको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है आंसर को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसको आप साथ साथ में अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। इट विल एनहांस योर पॉइंट्स, एनहांस योर आंसर, एंड इट विल हेल्प यू टू कैरी सम एक्स्ट्रा, ठीक है। हाफ मार्क भी अगर आपको एक्स्ट्रा इसके मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच।